अध्याय 3। विवादों का बोर्ड, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश। 10। विवादों का बोर्ड, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश। 1। जहां की समुचित सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय उस विवाद का समझौता कराने के लिए उसे बोर्ड को निर्देशित कर सकेगी, अथवा ख विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को जांच के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा ग विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, यदि वह किसी ऐसे विषय के संबंध में हो जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, न्यायनिर्णय के लिए किसी श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा घ विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो, न्यायनिर्णय के लिए किसी अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी। परंतु जहां की विवाद तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो और उससे 100 से अधिक कर्मकारों पर प्रभार पड़ना संभाव्य न हो, वहां यदि समुचित सरकार ठीक समझे तो वह खंड ग के अधीन श्रम न्यायालय को निर्देश कर सकेगी। परंतु यह और कि जहां की विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के संबंध में हो और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई हो, वहां जब तक कि समुचित सरकार का यह विचार न हो कि सूचना तुच्छतेया या तंग करने के लिए दी गई है, या ऐसा करना समीचीन न होगा, वह इस बात के होते हुए भी कि विवाद की बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियां प्रारंभ हो चुकी हों, इस उपधारा के अधीन निर्देश करेगी। तारांकन। परंतु यह और कि जहां विवाद ऐसा है जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है, वहां वह सरकार विवाद को राज्य सरकार द्वारा गठित यथास्थिति श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करने के लिए सक्षम होगी। 1 जहां की केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है और विवाद में राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, या विवाद इस प्रकृति का है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापन का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना संभाव्य है, और यह कि विवाद राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत होना चाहिए, वहां केंद्रीय सरकार, चाहे वह उस विवाद के संबंध में समुचित सरकार हो या न हो, विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले मामले को, चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो, न्यायनिर्णय के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी। 2 जहां की औद्योगिक विवाद के पक्षकार विवाद का निर्देश बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किए जाने के लिए विहित रीति से, चाहे संयुक्ततः चाहे पृथकतः, आवेदन करते हैं, वहां यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह तदनुसार निर्देश करेगी। तारांकन। 2 इस धारा के अधीन श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किसी औद्योगिक विवाद को निर्देशित करने वाले आदेश में वह कालावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उस विवाद के संबंध में अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा होगी। परंतु जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार से संबंधित है, वहां ऐसी कालावधि 3 मास से अधिक नहीं। यह और कि जहां किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार विहित रीति से, चाहे संयुक्ततः या पृथकतः, ऐसी कालावधि के विस्तार के लिए या किसी अन्य कारण से श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवेदन करते हैं, और यदि ऐसे श्रम न्यायालय,
अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी कालावधि का विस्तार करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह ऐसे कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि का विस्तार ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए कर सकेगा, जो वह ठीक समझे। परंतु यह और भी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी कालावधि की, यदि कोई हो, संगणना करने में वह कालावधि जिसके लिए श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को किसी सिविल न्यायालय के किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया था, अपवर्जित की जाएगी। परंतु यह और भी कि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियां केवल इस आधार पर व्यवगत नहीं हो जाएंगी कि इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के पूर्व समाप्त हो गई थी। 3. जहां की कोई औद्योगिक विवाद बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसिंग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबंदी को, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हो, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी। 2. 4. जहां की किसी औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित करने वाले किसी आदेश में या किसी पश्चातवर्ती आदेश में समुचित सरकार ने न्याय निर्णय के लिए विवाद के प्रश्न विनिर्दिष्ट कर दिए हैं, वहां यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण अपने न्याय निर्णय को उन प्रश्नों और उनसे आनुषंगिक विषयों तक ही सीमित रखेगा। 5. जहां की किसी स्थापन या किन्हीं स्थापनों से संपृक्त कोई विवाद, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है या किए जाने को है, और समुचित सरकार की राय, या तो उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, ये हो कि विवाद इस प्रकृति का है कि उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापनों के समूह या वर्ग का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना संभाव्य है, वहां समुचित सरकार निर्देश करते समय या उसके पश्चात किसी भी समय, किंतु अधिनिर्णय निवेदित किए जाने से पूर्व, उस निर्देश में ऐसे स्थापनों के समूह या वर्ग को सम्मिलित कर सकेगी, चाहे ऐसे सम्मिलित किए जाने के समय उस स्थापनों के समूह या वर्ग में कोई विवाद विद्यमान हो या न हो, या उसके होने की आशंका हो या न हो। तारांकन 6. जहां की कोई निर्देश उपधारा 1 के अधीन राष्ट्रीय अधिकरण को किया गया है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी भी श्रम न्यायालय या अधिकरण को किसी ऐसे मामले पर, जो राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णय के अधीन हो, न्याय निर्णय की अधिकारिता नहीं होगी, और तदनुसार यदि राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णय के अधीन का कोई मामला श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही में लंबित है, तो यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही, जहां तक कि वह ऐसे मामले से संबद्ध है, राष्ट्रीय अधिकरण को ऐसे निर्देश पर अभिखंडित हो गई समझी जाएगी, तथा समुचित सरकार के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णय के अधीन का कोई मामला, ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाही के राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित रहने के दौरान, न्याय निर्णय के लिए किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित करे। स्पष्टीकरण इस उपधारा में, श्रम न्यायालय या अधिकरण के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी आता है, जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के संबंध में किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित हो। 7. जहां की कोई औद्योगिक विवाद, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार समुचित सरकार नहीं है, राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किया जाता है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे विवाद के संबंध में धारा 15, धारा 17, धारा 19,
धारा 33 क, धारा 33 ख और धारा 36 क में समुचित सरकार के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ये लगाया जाएगा कि वह केंद्रीय सरकार के प्रति निर्देश है, किंतु यथापूर्वोक्त के और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्ततः उपबंधित है, उसके सिवाय। उस विवाद के संबंध में समुचित सरकार के प्रति इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी निर्देश से राज्य सरकार के प्रति निर्देश अभिप्रेत होगा। 8. किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियां केवल इस आधार पर व्यवगत नहीं हो जाएंगी कि विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की, जो कर्मकार है, मृत्यु हो गई है और श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी कार्यवाहियों को पूरा करेगा और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा। 10 का विवादों का माध्यस्थम के लिए स्वेच्छा निर्देश। 1. जहां की कोई विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक और कर्मकार विवाद माध्यस्थम के लिए निर्देशित किए जाने के लिए सहमत हों, वहां वे विवाद के धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किए जाने से पूर्व किसी भी समय विवाद को लिखित करार द्वारा माध्यस्थम के लिए निर्देशित कर सकेंगे और निर्देश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिनके अंतर्गत श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी आता है, जिन्हें माध्यस्थम करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में होगा। 2. 1 का जहां की माध्यस्थम करार यह उपबंध करता है कि विवाद समसंख्यक मध्यस्थों को निर्देशित किया जाए, वहां करार किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करने का उपबंध करेगा, जो निर्देश पर उस समय कार्यारंभ करेगा, जब मध्यस्थ राय में बराबर बंटे हों और अधिनिर्णायक का पंचाट अभिभावी होगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए माध्यस्थम पंचाट समझा जाएगा। 2. उपधारा 1 में निर्दिष्ट माध्यस्थम करार ऐसे प्रारूप में होगा और उस पर उसके पक्षकार ऐसी रीति से हस्ताक्षर करेंगे जैसी विहित की जाए। 3. माध्यस्थम करार की एक प्रति समुचित सरकार और सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी और समुचित सरकार ऐसी प्रति की प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी। 2. 3 का जहां की कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया गया हो और समुचित सरकार का ये समाधान हो गया हो कि निर्देश करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां समुचित सरकार उपधारा 3 में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी रीति से अधिसूचना निकाल सकेगी, जैसी विहित की जाए, और जब ऐसी कोई अधिसूचना निकाली गई हो, तब उन नियोजकों और कर्मकारों को, जो माध्यस्थम करार के पक्षकार नहीं हैं किंतु विवाद से संपृक्त हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला उपस्थित करने का अवसर दिया जाएगा। 4. मध्यस्थ विवाद का अन्वेषण करेगा या करेंगे और यथास्थिति मध्यस्थ द्वारा या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित माध्यस्थम पंचाट समुचित सरकार को निवेदित करेगा या करेंगे। 2. 4 का जहां की कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया गया है और उपधारा 3 का के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसिंग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबंदी को, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हो, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिष्ठित कर सकेगी। 5. माध्यस्थम अधिनियम 1940 1940 का 10 कि कोई भी बात इस धारा के अधीन के माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी। अध्याय 4 प्राधिकारियों की प्रक्रिया, शक्तियां और कर्तव्य। 11 सुलह अधिकारियों, बोर्ड, न्यायालयों और अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियां। 1. उन नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, मध्यस्थ, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय,
अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी मध्यस्थ या अन्य प्राधिकारी जो संपृक्त हो ठीक समझे। 2. सुलह अधिकारी या बोर्ड का सदस्य, श्या न्यायालय या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, किसी विद्यमान या आशंकित औद्योगिक विवाद की जांच के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा जो किसी ऐसे स्थापन के अधिभोग में हो जिससे वह विवाद संबद्ध हो। 3. हर बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण को निम्नलिखित विषयों की बाबत अर्थायः क. किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने के लिए। ख. दस्तावेज और भौतिक पदार्थ पेश करने को विवश करने के लिए। ग. साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने के लिए। ऐसे अन्य विषयों की बाबत जैसे विहित किए जाएं। वही शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन निहित होती हैं और बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा की जाने वाली हर जांच या अन्वेषण को भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धाराओं 193 और 228 के अर्थ के अंदर न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। 4. सुलह अधिकारी किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित करा सकेगा या किसी ऐसी दस्तावेज को मंगा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास ये समझने का आधार हो कि वह औद्योगिक विवाद से सुसंगत है या किसी अधिनियम के कार्यान्वयन को सत्यापित करने या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक है और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित कराने और उसकी परीक्षा करने या दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने की बाबत सुलह अधिकारी को वे ही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। तारांकन 5. यदि न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसा करना ठीक समझे तो वह विचाराधीन विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को अपने समक्ष की कार्यवाहियों में सलाह देने के लिए असेसर या असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगा। 6. सभी सुलह अधिकारी, बोर्ड या न्यायालय के सदस्य और श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 21 के अर्थ के अंदर लोक सेवक समझे जाएंगे। 7. श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही के और उससे आनुषंगिक खर्चों को दिलाना इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्ययन रहते हुए उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के विवेकाधिकार में होगा और यथास्थिति उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को यह निर्धारित करने की कि ऐसे खर्च जिसके द्वारा और जिसको और कितने तक तथा किन शर्तों के, यदि कोई हो, अध्ययन रहते हुए दिए जाने हैं और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निर्देश देने की पूरी शक्ति होगी और ऐसे खर्च हकदार व्यक्ति द्वारा समुचित सरकार को आवेदन किए जाने पर उस सरकार द्वारा उस रीति से वसूल किए जा सकेंगे जैसे भू राजस्व की बकाया वसूल की जाती है। 8. हर श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 की धारा 345, 346 और 348 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 9. श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचाट,
जारी किए गए आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1908 का 5 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। 10 यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी पंचाट आदेश या समझौते को अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचाट आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह उसके द्वारा पारित की गई कोई डिक्री हो। 11 का कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की दशा में समुचित अनुतोष देने की श्रम न्यायालयों अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति जहां किसी कर्मकार की सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद किसी श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्याय निर्णय के लिए निर्देशित किया गया हो तथा न्याय निर्णय की कार्यवाहियों के अनुक्रम में यथास्थिति श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का समाधान हो जाए कि सेवोन्मुक्ति या पदच्युति का आदेश न्यायोचित नहीं है, वहां वह अपने अधिनिर्णय द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा कर्मकार के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, पुनःस्थापन का निर्देश दे सकेगा या कर्मकार को ऐसा अन्य अनुतोष जिसके अंतर्गत सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के बदले न्यूनतम दंड का अधिनिर्णय भी है, दे सकेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो। परंतु इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यथास्थिति श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण केवल उसी सामग्री पर निर्भर करेगा जो अभिलेख पर हो और उस विषय के संबंध में कोई नया साध्य नहीं लेगा। सुलह अधिकारियों के कर्तव्य 1 जहां की कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है, वहां सुलह अधिकारी विहित रीति से सुलह कार्यवाहियां कर सकेगा या जहां की विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के संबंध में है और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई है, वहां वह ऐसी कार्यवाहियां विहित रीति से करेगा। 2 सुलह अधिकारी विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए विवाद का तथा उसके गुणावगुण और उसके ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलंब करेगा और विवाद का ऋजु तथा सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वे सभी बातें कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे। 3 यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में हो जाता है, तो सुलह अधिकारी समुचित सरकार का या समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसकी रिपोर्ट विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सहित भेजेगा। 4 यदि ऐसा कोई समझौता नहीं हो पाता है तो सुलह अधिकारी अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें विवाद से संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का अभिनिश्चय करने और विवाद का समझौता कराने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदम और साथ ही उन तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा विवरण और वे कारण भी जिनसे उसकी राय में समझौता नहीं हो सका उपवर्णित होंगे। 5 यदि उपधारा 4 में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने पर समुचित सरकार का समाधान हो जाए कि बोर्ड श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देश करने के लिए मामला बनता है तो वह ऐसा निर्देश कर सकेगी। जहां की समुचित सरकार ऐसा निर्देश नहीं करती वहां वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी और संपृक्त पक्षकारों को संसूचित करेगी। 6 इस धारा के अधीन रिपोर्ट सुलह कार्यवाहियां प्रारंभ होने के 14 दिन के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए निवेदित की जाएगी, परंतु सुलह अधिकारी के अनुमोदन के अध्ययीन रहते हुए
रिपोर्ट निवेदित करने का समय इतनी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जितनी के बारे में विवाद के सभी पक्षकारों में लिखित रूप में सहमति हो जाए। 13 बोर्ड के कर्तव्य। 1 जहां की कोई विवाद इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को निर्देशित किया गया है, वहां बोर्ड का ये कर्तव्य होगा कि वह उसका समझौता कराने का प्रयास करे और बोर्ड इस प्रयोजन के लिए विवाद का तथा उसके गुणागुण और उसका ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलंब और ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझे, करेगा और विवाद का ऋजु तथा सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वे सभी बातें कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे। 2 यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में हो जाता है, तो बोर्ड समुचित सरकार को उसकी रिपोर्ट, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सहित, भेजेगा। 3 यदि ऐसा कोई समझौता नहीं हो पाता है तो बोर्ड अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें विवाद से संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का अभिनिश्चय करने और विवाद का समझौता कराने के लिए बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाहियों और उठाए गए कदम, और साथ ही उन तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा विवरण, उन पर उसके निष्कर्ष और वे कारण जिनसे उसकी राय में समझौता नहीं हो सका तथा विवाद का अवधारण कराने के लिए उसकी सिफारिशें उपवर्णित होंगी। 4 यदि लोक उपयोगी सेवा से संबद्ध विवाद की बाबत उपधारा 3 के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर समुचित सरकार धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देश नहीं करती तो वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी और संपृक्त पक्षकारों को संसूचित करेगी। 5 बोर्ड इस धारा के अधीन अपनी रिपोर्ट, उस तारीख से जिसको उसे विवाद निर्दिष्ट किया गया था, 2 मास के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर, जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, निवेदित करेगा। परंतु समुचित सरकार रिपोर्ट निवेदित करने का समय ऐसी अतिरिक्त कालावधियों के लिए, जो कुल मिलाकर 2 मास से अधिक की न होंगी, समय समय पर बढ़ा सकेगी। परंतु यह और की रिपोर्ट निवेदित करने का समय इतनी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जितनी के बारे में विवाद के सभी पक्षकारों में लिखित रूप में सहमति हो जाए। न्यायालयों के कर्तव्य। न्यायालय अपने को निर्देशित मामलों की जांच करेगा और उन पर अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार को, जांच के प्रारंभ से मामूली तौर पर 6 महीनों की कालावधि के भीतर देगा। 15 श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्तव्य। जहां की कोई औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्याय निर्णय के लिए निर्देशित किया गया है, वहां वह अपनी कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक करेगा। और 2 ऐसे औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या धारा 10 की उपधारा 2 के द्वितीय परंतु के अधीन विस्तारित अतिरिक्त कालावधि के भीतर अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को निवेदित करेगा। 16 रिपोर्ट या अधिनिर्णय का प्रारूप। 1 बोर्ड या न्यायालय की रिपोर्ट लिखित रूप में होगी और उस पर यथास्थिति बोर्ड या न्यायालय के सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। परंतु इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि वह बोर्ड या न्यायालय के किसी सदस्य को रिपोर्ट से या उसमें की गई किसी सिफारिश से विसम्मति का टिप्पण अभिलिखित करने से निवारित करती है। 2 श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का अधिनिर्णय लिखित रूप में होगा और उस पर उसका पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। 17 रिपोर्टों और अधिनिर्णयों का प्रकाशन। 1 बोर्ड या न्यायालय की हर रिपोर्ट, उसके साथ अभिलिखित किसी विसम्मति के टिप्पण सहित, हर मध्यस्थम पंचाट और श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का हर अधिनिर्णय, समुचित सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर,
ऐसी रीति से जैसी समुचित सरकार ठीक समझे प्रकाशित किया जाएगा। 2. धारा 17 क के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए ये है कि उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित पंचाट या अधिनिर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 17 का अधिनिर्णय का प्रारंभ 1. अधिनिर्णय जिसके अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट आता है, धारा 17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा। परंतु यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी ऐसे औद्योगिक विवाद के संबंध में जिसमें समुचित सरकार पक्षकार है, कोई अधिनिर्णय श्रम न्यायालय या अधिकरण ने दिया है, समुचित सरकार की यह राय हो, अथवा यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें अधिनिर्णय राष्ट्रीय अधिकरण ने दिया, केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले लोक आधारों पर पूरे अधिनिर्णय या उसके किसी भाग को प्रभावशील करना असमीचीन होगा, तो यथास्थिति समुचित सरकार या केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अभिसूचना द्वारा ये घोषित कर सकेगी कि अधिनिर्णय 30 दिन की उक्त कालावधि के अवसान पर प्रवर्तनीय न होगा। 2. जहाँ की किसी अधिनिर्णय के संबंध में कोई घोषणा उपधारा 1 के परंतु के अधीन की गई है, वहाँ समुचित सरकार या केंद्रीय सरकार अधिनिर्णय की धारा 17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर अधिनिर्णय को प्रतिक्षेपित या उपांतरित करने का आदेश कर सकेगी और अधिनिर्णय को आदेश की प्रतिलिपि सहित, यदि आदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया हो तो राज्य के विधानमंडल के समक्ष, या यदि आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया हो तो संसद के समक्ष प्रथम उपलब्ध अवसर पर रखेगी। 3. जहाँ की उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी आदेश के द्वारा यथा प्रतिक्षेपित या यथा उपांतरित कोई अधिनिर्णय राज्य के विधानमंडल के समक्ष या संसद के समक्ष रखा गया है, वहाँ ऐसा अधिनिर्णय इस प्रकार रखे जाने की तारीख से 15 दिन के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा। और जहाँ की उपधारा 2 के अधीन का कोई आदेश उपधारा 1 के परंतु के अधीन की घोषणा के अनुसरण में नहीं किया गया है, वहाँ अधिनिर्णय उपधारा 2 में निर्दिष्ट 90 दिन की कालावधि के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा। 4. अधिनिर्णयता की प्रवर्तनीयता के संबंध में उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए अधिनिर्णय उस तारीख को और से प्रवर्तन में आएगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, किंतु जहाँ कोई तारीख ऐसे विनिर्दिष्ट नहीं की गई है वहाँ वह उस तारीख को प्रवर्तन में आएगा जिसको अधिनिर्णय यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है। 17 उच्चतर न्यायालयों में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय जहां श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी मामले में अपने अधिनिर्णय में किसी कर्मकार का बहाल करने के लिए निर्देश देता है और नियोजक ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही करता है, वहाँ नियोजक ऐसे कर्मकार को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की कालावधि के दौरान उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण का संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसके अंतर्गत किसी नियम के अधीन उसे अनुज्ञेय कोई निर्वाह भत्ता भी है, यदि कर्मकार को ऐसी कालावधि के दौरान किसी स्थापना में नियोजित न किया गया हो और ऐसे कर्मकार द्वारा इस प्रभाव का शपथ पत्र ऐसे न्यायालय में फाइल कर दिया गया हो। परंतु जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समाधानप्रद रूप में ये साबित कर दिया जाता है कि ऐसा कर्मकार ऐसी कालावधि या उसके भाग के दौरान नियोजित था और पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, वहां न्यायालय यह आदेश देगा कि यथास्थिति ऐसी कालावधि या उसके भाग के लिए
इस धारा के अधीन कोई मजदूरी संदेह नहीं होगी। 18 वे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्ध कर होंगे। 1 नियोजक और कर्मकार के बीच हुए करार द्वारा किया गया ऐसा समझौता, जो सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में न होकर अन्यथा हुआ है, करार के पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा। 2 उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए ये है कि माध्यस्थम पंचाट, जो प्रवर्तनीय हो गया है, करार के उन पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा जिन्होंने विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया था। 3 इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में किया गया समझौता 4 या ऐसे मामले में जिसमें धारा 10 क की उपधारा 3 क के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, कोई माध्यस्थम पंचाट या श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का कोई अधिनिर्णय जो प्रवर्तनीय हो गया है। क औद्योगिक विवाद के सभी पक्षकारों पर ख कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए विवाद के पक्षकारों के रूप में सम्मानित अन्य सभी पक्षकारों पर, जब तक कि यथास्थिति बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ये राय अभिलिखित न कर दे कि वे उचित हेतु के बिना इस प्रकार सम्मानित किए गए थे। ग जहाँ की खंड क या खंड ख में निर्दिष्ट पक्षकार नियोजक है, वहाँ विवाद से संबद्ध स्थापन की बाबत उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर। घ जहाँ की खंड क या खंड ख में निर्दिष्ट कोई पक्षकार कर्मकारों से ही मिलकर बना है, वहाँ उन सभी व्यक्तियों पर जो यथास्थिति उस स्थापन या स्थापन के भाग में जिससे विवाद का संबंध है, विवाद की तारीख को नियोजित थे, और ऐसे सभी व्यक्तियों पर जो उस स्थापन या भाग में तत्पश्चात नियोजित हो जाते हैं, आबद्ध कर होगा। 19 समझौतों और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन की कालावधि 1 समझौता उस तारीख को जिसके बारे में विवाद के पक्षकारों में सहमति हो जाए, और यदि किसी तारीख के बारे में सहमति न हो तो उस तारीख को जिसको समझौता ज्ञापन पर विवाद के पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हों, प्रवर्तन में आएगा। 2 ऐसा समझौता उतनी कालावधि के लिए जितनी के बारे में पक्षकारों में सहमति हो जाए, और यदि ऐसी किसी कालावधि के बारे में सहमति न हो तो 10 उस तारीख से जिसको समझौता ज्ञापन पर विवाद के पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हों, 6 मास की कालावधि के लिए आबद्ध कर होगा, और पूर्वोक्त कालावधि के अवसान के पश्चात पक्षकारों पर तब तक आबद्ध कर रहेगा जब तक उस तारीख से 2 मास का अवसान न हो जाए जिसको समझौते के पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को समझौते का पर्यवसान करने के आशय की लिखित सूचना देता है। 3 इस धारा के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए अधिनिर्णय 12 उस तारीख से जिसको अधिनिर्णय धारा 17 क के अधीन प्रवर्तनीय होता है, 1 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा। परंतु समुचित सरकार उक्त कालावधि को घटा सकेगी और ऐसी कालावधि नियत कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे। यह और कि समुचित सरकार प्रवर्तन की कालावधि के अवसान से पूर्व एक समय में 1 वर्ष से अनधिक उतनी कालावधि जितनी वह ठीक समझे उक्त कालावधि में और बढ़ा सकेगी, किंतु ऐसे कि किसी अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कुल कालावधि उसके प्रवर्तन में आने की तारीख से 3 वर्ष से अधिक न हो जाए। 4 जहाँ की समुचित सरकार का चाहे स्वप्रेरणा से या अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार के आवेदन पर यह विचार हो कि जब से अधिनिर्णय दिया गया तब से उन परिस्थितियों में जिन पर वह आधारित है तात्विक तब्दीली हो गई है, वहाँ समुचित सरकार, यदि अधिनिर्णय श्रम न्यायालय का था तो श्रम न्यायालय को, या यदि अधिनिर्णय किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का था तो अधिकरण को
उस अधिनिर्णय या उसके भाग को यह विनिश्चित करने के लिए निर्देशित कर सकेगी कि क्या ऐसी तब्दीली के कारण प्रवर्तन की कालावधि कम न कर दी जानी चाहिए। और ऐसे निर्देश पर यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण का विनिश्चय 3 अंतिम होगा। 5. उपधारा 3 में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे अधिनिर्णय को लागू नहीं होगी जो प्रभावी किए जाने के पश्चात उन पक्षकारों पर, जो अधिनिर्णय से आबद्ध हैं, कोई चालू रहने वाली बाध्यता अपनी प्रकृति, निबंधनों या अन्य परिस्थितियों के कारण अधिरोपित नहीं करता। 6. उपधारा 3 के अधीन प्रवर्तन की कालावधि का अवसान हो जाने पर भी अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक आबद्ध कर रहेगा जब तक कि उस तारीख से 2 मास न बीत गए हों जिसको अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय का पर्यवसान करने का अपना आशय प्रज्ञापित करने की सूचना दी हो। तारांकन 7. उपधारा 2 या उपधारा 6 के अधीन दी गई कोई भी सूचना तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक कि वह यथास्थिति समझौते या अधिनिर्णय से आबद्ध व्यक्तियों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकार द्वारा न दी गई हो। 20. कार्यवाहियों का प्रारंभ और उनकी समाप्ति 1. सुलह कार्यवाही के बारे में ये समझा जाएगा कि वह धारा 22 के अधीन हड़ताल या तालाबंदी की सूचना सुलह अधिकारी को प्राप्त होने की तारीख को, या बोर्ड को विवाद निर्देशित किए जाने के आदेश की तारीख को, जैसी भी स्थिति हो प्रारंभ हुई है। 2. सुलह कार्यवाही का जहां की समझौता हो जाता है वहां तब जब विवाद के पक्षकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ख जहां की समझौता नहीं हो पाता है वहां यथास्थिति तब जब सुलह अधिकारी की रिपोर्ट समुचित सरकार को प्राप्त हो जाती है या जब बोर्ड की रिपोर्ट धारा 17 के अधीन प्रकाशित कर दी जाती है, अथवा ग तब जब सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान धारा 10 के अधीन कोई निर्देश न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किया जाता है। समाप्त हुई समझी जाएगी। 3. मध्यस्थ के समक्ष धारा 10 क के अधीन की या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के बारे में ये समझा जाएगा कि वे विवाद के 7. यथास्थिति माध्यस्थम या न्याय निर्णय के लिए निर्देशित किए जाने की तारीख को प्रारंभ हुई है, और ऐसी कार्यवाहियों के बारे में ये समझा जाएगा कि वे उस तारीख को समाप्त हुई है जिसको अधिनिर्णय धारा 17 क के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है। 21. कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में व्यवसाय संघ के बारे में या किसी व्यष्टिक कारोबार के बारे में, चाहे उसे कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी चलाती हो, सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या मध्यस्थ द्वारा अभिप्राप्त किसी ऐसी जानकारी को, जो ऐसे अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष दिए गए साक्ष्य के माध्यम से उपलब्ध होने के सिवाय अन्यथा उपलब्ध नहीं है। इस अधिनियम के अधीन की किसी रिपोर्ट या अधिनिर्णय में उस दशा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसमें कि संबद्ध व्यवसाय संघ, व्यक्ति, फर्म या कंपनी ने यथास्थिति, सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या मध्यस्थ से ये लिखित प्रार्थना की हो कि ऐसी जानकारी गोपनीय मानी जाए, और न ऐसा सुलह अधिकारी या बोर्ड का कोई एक सदस्य, या न्यायालय या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या मध्यस्थम या कार्यवाहियों में उपस्थित या उनसे संपृक्त कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी को, यथास्थिति, उस व्यवसाय संघ के सचिव की या संबद्ध व्यक्ति, फर्म या कंपनी की, लिखित सम्मति के बिना प्रकट करेगा।
परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी जानकारी के भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 193 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए प्रकट करने को लागू होगी।